नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बात करेंगे दिन भर की तमाम खबरों की और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अब से कुछ देर में ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर टकरा सकता है चक्रवाती तूफान दाना। दोनों राज्यों में तेज बारिश की संभावना। राज्य सरकारों के साथ एनडीआरएफ भी पूरी तरह अलर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में बढ़ा सियासी घमासान। दोनों राज्यों में नामांकन का काम तेज। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन सीट बंटवारे को आखिरी रूप देने में जुटे। एनसीपी शरद पवार की पहली सूची जारी। कांग्रेस ने भी जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली सूची। कैबिनेट की बैठक में बड़ी रेल परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। 2245 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल नेटवर्क से जुड़ेगी आंध्र की राजधानी अमरावती। उत्तर बिहार की 256 किलोमीटर रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। चाणक्य रक्षा संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन में समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार व्यापक बनी सहमति। कहा, दो देशों के बीच रक्षा कूटनीति निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका। और एनआईए को खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने के प्रयासों में मिली बड़ी सफलता। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह डाला का एक फरार सहयोगी गिरफ्तार। आतंकियों को फंडिंग करने में शामिल। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करें, जिसमें चक्रवाती तूफान दाना आज रात यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है। इसे लेकर ओडिशा से लेकर बंगाल तक हाई अलर्ट पर है। तमाम राहत और बचाव एजेंसियां। ओडिशा सरकार ने 14 जिलों से 10 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान दाना से सावधान, आगे बढ़ रहा है दाना। ओडिशा से बंगाल तक हाई अलर्ट। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के और करीब पहुंच गया है। चक्रवाती तूफान दाना आज रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है, जिससे इन राज्यों में भारी नुकसान की आशंका है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने तटीय जिलों में निकासी के प्रयासों में भी तेजी लाई है। 24 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 25 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पुरी तथा सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। ये 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। Cyclone Dana has intensified into a severe cyclonic storm in last midnight. It is likely to move northwestward and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island close to Bhitarkanika and Dhamra during midnight of 24th. चक्रवाती तूफान दाना से निपटने की तैयारियों में ओडिशा सरकार जुट गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की हैं। Each and every department of the government, including the chief minister, including the urban minister, including the revenue minister, everybody is seized of the situation. चक्रवाती तूफान दाना आने से पहले ओडिशा सरकार ने संवेदनशील जगहों में रह रहे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। शिविर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। कल लोग आए हैं और सब कुछ दवाइयाँ, अभी डॉक्टर आए थे चेकअप करने के लिए। चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
कोस्ट गार्ड हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। हमने मछुआरों को एडवांस में ही चेतावनी दे दी थी कि वे सेफ हार्बर में रिटर्न हो जाएं एंड एज पर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल दी उड़ीसा रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स आर इन सेफ हार्बर। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया है। सरकार उड़ीसा ने पहले ही इस चक्रवात दाना से निपटने के लिए अपनी तैयारियां की हैं, जिसमें कई एजेंसियां, तब चाहे वो NDRF हो, ODRF हो या अग्निशमन हो, उसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज़, पारादीप, उड़ीसा। और वहीं चक्रवाती तूफान दाना अब से कुछ ही देर में टकराने वाला है और इसको लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सतर्कता भी अपनाई जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी चक्रवात दाना के संभावित आगमन पर होने वाली स्थिति पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। वहां पर कई कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और अधिकारी जो हैं वहां पर वो भी अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही NDRF, SDRF, सेना, अग्निशमन विभाग ये सब भी अलर्ट मोड पर वहां पर बने हुए लगातार, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। खासतौर पर जिस जगह पर ये टकराने वाला है और वहां पर जो लोग रह रहे थे उनको समय रहते ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और वहीं हावड़ा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम में चक्रवात दाना की स्थिति की समीक्षा की है और वहां की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त ये चक्रवात दाना पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। हालांकि समय रहते ही प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। NDRF और SDRF की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की मदद कर रही है और जो लोग इसके साथ में नजर आ रहे थे या जिन जगहों पर लोग रह रहे थे और वहां चक्रवात के आने की संभावना थी, उनको सुरक्षित स्थानों पर समय रहते ही पहुंचाया गया है ताकि जान माल के नुकसान जो है उससे कम किया जा सके। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने संबंधी ढांचागत परियोजनाओं के साथ साथ स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास से जुड़े कई फैसले शामिल हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दीपावली से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने को मंजूरी दी गई है। 2245 करोड़ रुपए की लागत से कुल 57 किलोमीटर रेल नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें कृष्णा नदी पर 3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल शामिल है। इस रेल नेटवर्क के जरिए अमरावती सीधे कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जुड़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए 19 लाख मानव दिवस का रोजगार भी पैदा होगा। This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. एक अन्य अहम फैसले में उत्तर बिहार के 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का भी फैसला किया गया है, जिसमें नेपाल के सीमावर्ती बिहार राज्य के जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के लिए वैकल्पिक रास्ता भी बनेगा। कुल 4,553 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना के जरिए 87 लाख मानव दिवस तो रोजगार पैदा होंगे ही, साथ ही ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनेगा, जिसमें उत्तर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा। इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। कुल 6,798 करोड़ रुपए की इन रेलवे की परियोजनाओं को मंजूरी देने से देश के कुल नेटवर्क में 313 किलोमीटर का इजाफा होगा। 3 राज्यों बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इसका सीधा फायदा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल।
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले के तहत स्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है। इसके जरिए चुनिंदा स्टार्टअप को अगले 5 साल तक आर्थिक तौर पर मदद दी जाएगी। इससे स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में देश में स्पेस इकोनॉमी का आकार 70,000 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2033 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा हो जाएगा। स्पेस सेक्टर के तेज विकास से बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधा निशाना साध रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप लगाते हुए कह रही है कि दलितों और पिछड़ों का अपमान करना कांग्रेस और गांधी परिवार की आदत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मच चुका है। बीजेपी ने गांधी परिवार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की आदत है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि गांधी परिवार के सदस्य आगे बैठे हैं और खड़गे पीछे बैठे हैं। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर हैं और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर हैं। पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, सम्मान होगा कांग्रेस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रियंका के नामांकन के समय मल्लिकार्जुन खड़गे एक कमरे के बाहर से झांक रहे थे और कमरे को बंद कर दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि कल जिस कमरे में प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन हो रहा था, उस कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले जाने नहीं दिया गया और बाद में गांधी परिवार की इजाजत से ही वो अंदर जा सके। बीजेपी का कहना है कि इससे आपत्तिजनक बात और क्या हो सकती है कि गांधी परिवार ओछी राजनीति करते हुए पिछड़े समाज के लोगों का इस्तेमाल करता है। नामांकन के दौरान 5 लोग ही अंदर कमरे में रह सकते हैं, इसलिए गांधी परिवार के 5 सदस्यों को अंदर रखने के लिए खड़गे को बाहर रख दिया गया। इससे पहले सीताराम केसरी के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया था। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी प्रियंका गांधी के नामांकन से ही विवाद शुरू हो गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस ने गुरुवार की रात 48 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पृथ्वीराज चव्हाण कराड़ साउथ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को पार्टी ने साकोली विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो ये नाम है, आपको बता दें कि 48 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है जिसमें नाना पटोले को जगह दी गई है। इसके साथ ही कुल 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से पहली सूची अभी तक सामने आ चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में नागपुर शहर के अंतर्गत 6 सीटें आती हैं, जिन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीट सहित तमाम दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर है।
इसी बीच महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं के अपने अपने चुनावी मुद्दे भी हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की उपराजधानी ऑरेंज सिटी और जीरो माइल के नाम से मशहूर नागपुर एक तेजी से बढ़ता हुआ महानगर और मुंबई पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। नागपुर शहर में विधानसभा के कुल 6 सीटें हैं। नागपुर उत्तर, नागपुर दक्षिण, नागपुर पूर्व, नागपुर पश्चिम, नागपुर उत्तर, नागपुर मध्य, नागपुर दक्षिण पश्चिम। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ये यहीं से विधायक भी हैं। नागपुर उत्तर विधानसभा सीट आरक्षित है, जिसे दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ ने कांग्रेस का एक अभेद किला बना दिया है। पिछली बार भाजपा ने 6 में से 4 सीटें हासिल की थी। भाजपा को उम्मीद है कि 2 मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर, 4 चरणीय यातायात व्यवस्था, समृद्ध मार्ग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अमृत मिशन जैसे कार्यों की बदौलत वो सभी सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। नागपुर शहर का जो विकास साधा, यहाँ हमने एम्स लाया, ट्रिपल आईटी लाई है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का मेट्रो, यहाँ का ड्राई पोर्ट, यहाँ के रिंग रोड, यहाँ के डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं, तकरीबन अकेले नागपुर शहर में 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर विकास के कार्य हुए हैं। मैं समझता हूं और किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में और गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में काम किया है। वहीं कांग्रेस भाजपा पर प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन बढ़ाने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि उसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन का लाभ होगा और परिणाम उनके पक्ष में होंगे। लोगों की आम जरूरतें क्या हैं? शिक्षण, आरोग्य, उनकी रोजगार, ये सेक्टर पे कहीं काम नहीं हुआ है। सिर्फ मेट्रो रेल चलाने से और सीमेंट रोड बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता है। और जो भी डेवलपमेंट यहाँ बता रहे यूनिवर्सिटीज़ का, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको सरकार नाममात्र दरों पर ज़मीनें दे रही है, 100 एकड़, और वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल रहे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से धंधा करने के लिए बैठी है। एक अनुमान के मुताबिक नागपुर जिले में लगभग 44.94 लाख लोग मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 23.66 लाख लोग शहरी क्षेत्र में पंजीकृत है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद 1.42 लाख नए शहरी मतदाता जुड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तमाम वादों के बीच जनता किसे चुनती है। ये जीरो माइलस्टोन देश की दिशा तय करता है। वहीं नागपुर शहर जो है वो भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव की दिशा को तय करने वाला है। नागपुर शहर में 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें पिछली बार बीजेपी ने और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो महायुति और महाअघाड़ी के गुटों के बीच में है और उनके बीच में वाद प्रतिवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच जनता किन के वादों पर भरोसा करेगी, ये 20 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये देखेंगे कि सत्ता की चाबी जो है वो किसके हाथ लगती है। कैमरामैन मोर मुकुर शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर है, लेकिन महाराष्ट्र में बची हुई सीटों पर अब भी मंथन जारी है। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन सीट बंटवारे को आखिरी रूप देने में जुटे हैं, तो वहीं एनसीपी शरद पवार की पहली सूची जारी हो चुकी है और सूची में जिनके नाम आ गए हैं उन नेताओं द्वारा नामांकन दाखिल करना भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर है। महाराष्ट्र में बची सीटों पर चल रहा है मंथन। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों पर जारी है उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस कड़ी में कोथरूड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने नामांकन किया। एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे ने भाजपा नेता पंकजा मुंडे और पूर्व सांसद प्रीतम मुंडे की उपस्थिति में पर्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मालाबार हिल्स विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मंगल प्रभात लोढ़ा ने नामांकन दाखिल किया। मुंब्रा कलवा विधानसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार जितेंद्र आह्वान ने अपना नामांकन दाखिल किया।
शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे ने वर्ली से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले आदित्य ठाकरे ने मुंबई में रोड शो किया। उन्होंने भरोसा जताया कि लोग उन्हें अपने प्यार और वोट से आशीर्वाद देंगे। जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। महाविकास आघाड़ी मजबूत है, एक है, और मेरे ख्याल से मुझे जो सामने सुबह बताया कुछ 4-5 सीट के ऊपर थोड़ा सा चालू है, पर बोले सब हो गया जितेंद्र। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। इस्लामपुर से जयंत पाटिल चुनाव लड़ेंगे। काटोल से अनिल देशमुख और हर्षवर्धन पाटिल को इंदापुर से टिकट दिया गया है। झारखंड में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा कई भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल रहे। ये जो तूफान आ रहा है ना, दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जिसने सब बर्बाद कर दिया। मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है, यही हमारे मुद्दे हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी ने रांची विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी ने झारखंड के चंदन कियारी सीट से नामांकन दर्ज कराया। महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, लेकिन जनता किसका साथ देती है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। नामांकन करते समय सभी को अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी देनी होती है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दी, जिससे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कि ये नकली गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा है, क्योंकि ये इनकम टैक्स से मेल नहीं खाता। देखते हैं की रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी हलफनामे के जरिए दी थी। अब बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे पर ही सवाल उठा दिए हैं। The entire country is asking Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra to furnish an explanation. What were the means of this prima facie ill-gotten wealth, quid pro quo, commission khori? उनके और उनके व्यवसायी पति राहुल वाड्रा के पास कुल 88 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रियंका ने अपने नामांकन हलफनामे में खुलासा किया कि उनकी संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए की है, जिसमें शिमला के पास 5.64 करोड़ रुपए की कीमत का 12,000 वर्ग फीट का एक फार्म हाउस और 8 लाख रुपए की होंडा CR-V कार शामिल है। अन्य संपत्तियों में 2.2 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश और 1.16 करोड़ रुपए के आभूषण भी शामिल हैं। साथ ही वो अपने भाई और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी के साथ महरौली में 2.1 करोड़ रुपए की कृषि भूमि का सह स्वामित्व करती हैं। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 46.39 लाख रुपए से अधिक की आय घोषित की है और इसमें किराए की आय के अलावा बैंकों से ब्याज और अन्य निवेश शामिल हैं। प्रियंका गांधी के पति के पास 37.9 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति और 27.64 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति है। इनमें कुछ कंपनियों में भागीदारी के अलावा वाहन भी शामिल है। इस हलफनामे पर बीजेपी का कहना है कि यह हलफनामा अपने आप में नकली गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का कबूलनामा है। गांधी परिवार है जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे से एक और बात साफ होती है कि ये एसयूवी और फार्म हाउसेज वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ा बंगला और फार्म हाउस है। शिमला में भी इनके पास घर है, जबकि पहाड़ों में घर खरीदने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन वहां पर गांधी परिवार ने कानून को झुकवाया और उस बंगले की कीमत भी सही नहीं बताते।
हालांकि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा आरोपों को गलत बता रहे हैं। रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है तो वहाँ मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं। जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। बीजेपी का आरोप है कि कानूनी बाध्यता के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने हलफनामे में इन सभी बातों का खुलासा करना पड़ा, लेकिन वो भी अधूरा सच है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास और सुरक्षा दोनों एक साथ चलते हैं। दरअसल नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और चीन समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति पर पहुंचे हैं। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. ITU WTS से 2024 का 8वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। यह आयोजन पहली बार है जब भारत में एशिया प्रशांत क्षेत्र ITU WTS की मेजबानी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। This momentous gathering has united over 3,700 delegates from over 160 countries, marking a historic milestone in the annals of the WTSA. Such a resplendent assembly illuminates the indomitable spirit of global cooperation and the collective dream we all nurture of a more connected, a more inclusive digital tapestry. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सिडनी में दूसरी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद बैठक में भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि AIESC बैठक ज्ञान के पुलों को मजबूत करने, शिक्षा और कौशल विकास में साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज के उच्च स्तरीय प्रशासकों के साथ बातचीत की, जो ऑस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालयों का एक गठबंधन है, जहां उन्होंने इसके सदस्यों के साथ समृद्ध चर्चा की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने के अपने प्रयासों में बड़ी सफलता हासिल की है। खालिस्तानी आतंकवादी बल के नामित व्यक्तिगत आतंकवादी अर्शदीप सिंह डाला के एक फरार करीबी सहयोगी बलजीत सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बलजीत आरोपी अर्श डाला के भारत स्थित सहयोगियों को आतंकी फंडिंग करने में शामिल है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने गुरुवार को तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवरूर में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अनुसंधान संभावनाओं पर 14वें इंस्पा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ICSSR द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में रूस, फ्रांस, लंदन, जापान, थाईलैंड और मॉरिशस के प्रतिनिधि शामिल हुए। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जोर देते हुए कहा कि मनोविज्ञान जीवन के हर पहलू में, विशेष रूप से छात्रों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। New education policy 2020 after the 40 years. So the new
education policies emphasizing the primary level to the mother language. और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब देश की राजधानी दिल्ली की, जो बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 390 के पार दर्ज किया गया। एक तरफ दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत खत्म नहीं हो रही। आप सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर जिम्मेदारी का एहसास कराया है। दिल्ली में दूषित हवा पानी, दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक हर तरफ प्रदूषण। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल। प्रदूषण की समस्या के बीच आपका पॉल्यूशन पॉलिटिक्स शुरू। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी जिम्मेदार। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आतिशी को पत्र लिखकर कराया जिम्मेदारी का एहसास। उपराज्यपाल ने लिखा, दूसरों को दोष देने से पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और आतिशी से यमुना में डुबकी लगाने की मांग। दिल्ली में ग्रेड 2 लागू होने के बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की जनता प्रदूषण की भयंकर मार झेलने को मजबूर है। लगता है जैसे दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है और दिल्ली NCR वाले लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह AQI एक बार फिर 390 के पार दर्ज किया गया। गुरुवार की सुबह दिल्ली के अलीपुर में 339, आनंद विहार में 390, अशोक विहार में 351, बवाना में 379, बुराड़ी में 357, चांदनी चौक में 233 और IGI एयरपोर्ट पर 334 AQI दर्ज किया गया। प्रदूषण पर राजनीतिक बहस भी दिल्ली में तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर यमुना की गंदगी और वायु प्रदूषण के लिए भाजपा के साथ पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा को दोषी बताया है, लेकिन पंजाब का नाम भी नहीं लिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई थी। हवा में पोल्यूशन का स्तर हो, AQI बढ़ना हो, ये सब दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। दिल्ली में हवा से लेकर पानी हर तरफ प्रदूषण जहां नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो यमुना का पानी भी जहरीला हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यमुना के पानी में डुबकी लगाने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए ITO यमुना घाट पर डुबकी भी लगाई। रेड कारपेट इसलिए कि शीश महल में रहने वाले लोग हैं, शाही लोग हैं, तो उनको तो रेड कारपेट की आदत है, उनके लिए बिछाया है। और 2 कुर्सियां इसलिए कि वो 2 कुर्सियों की परंपरा खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना ने शुरू की है, तो वो आके बैठेंगी तो उनको चाहिए दूसरी कुर्सी साथ में। अब अरविंद आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी ठीक है जमानत पे हैं, लेकिन आना चाहिए उन्हें और हिसाब देना चाहिए। 8,500 करोड़ जो केंद्र सरकार ने दिए हैं मां यमुना की सफाई के लिए, जरा देखें क्या हालत है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री आतिशी के नाम पत्र लिखकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है और कहा है कि प्रदूषण के लिए दूसरों को दोष देने से पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में फटकार लगाते हुए न सिर्फ हरियाणा को फटकार लगाई बल्कि पंजाब को भी कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है और मुख्यमंत्री ने पंजाब का नाम न लेते हुए ये सारा जो दोष है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर मर दिया। ऐसे में दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली से सवाल कर रही है कि आखिर दिल्ली की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। ITO के यमुना घाट से कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं दिल्ली पुलिस ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस शहीदों के सम्मान में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्यपुरी में एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्मारक की केंद्रीय मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस बलों की बहादुरी, बलिदान और प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस
मनाया जाता है और ये पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य के दौरान दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने का दिन है। मुख्य समारोह 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित किया जाता है और इसके बाद 22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर विभिन्न स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश में अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी मौसम का पूर्वानुमान उपलब्ध हो सकेगा। जी हां, इस अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। पंचायती राज मंत्रालय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस पहल की शुरुआत की गई। पंचायत स्तर पर भी अब मौसम का पूर्वानुमान उपलब्ध होने से किसानों और ग्रामीणों को, किसानों के साथ ही आपदा प्रबंधन को भी बड़ी मदद मिलेगी। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मौसम का पूर्वानुमान अब ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो सकेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी के उद्देश्य से की गई इस पहल से देश भर के किसानों और ग्रामीणों को लाभ होगा। सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के हिस्से के रूप में ये पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत बनाने, दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आबादी को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए भी कारगर साबित होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बाघेल ने कहा कि ये किसान कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम है। पूरे देश को लाभ मिलेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, या शादी ब्याह हो, या बाढ़, आंधी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि पता चलेगी, कोहरा, धुंध, पाला पता चलेगा। उद्घाटन समारोह में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये कदम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। किसानों को अगर समय पर ये मिल जाए कि कब बारिश होगी, कब बाढ़ आने वाला है, कब चक्रवात आने वाला है, तो ये अगर सूचना पूर्वानुमान मिल जाएगी, और जैसा कि महापात्रा साहब ने बताया कि 5 दिन पहले हम सूचित करेंगे। अब 5 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है आपदा की स्थिति में। तो हमारा जो आज ये जो ऐप डेवलप हुआ है और इससे जो हमने पंचायतों को जोड़ा है, ये आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में और किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम होगा और मील का पत्थर साबित होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग 150 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्नत तकनीक से अब मौसम की सटीक जानकारी मिल रही है। पिछले 10 वर्षों में मौसम विज्ञान में बड़ा परिवर्तन आया है। 10 वर्षों में फोरकास्ट एक्यूरेसी में बड़ी वृद्धि हुई है। एक हमें क्वांटम जब जो नसीब हुआ है वो पिछले 10 वर्षों में, और इसके लिए मुझे आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। जहां हमें आर्थिक सहयोग भी मिला, वहां हमें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की पूरी स्वतंत्रता भी रही। दूसरे देशों के साथ भी हमारा सहयोग रहा, कोलैबोरेशन रही। और जहां हम पहले केवल रडार के माध्यम से भविष्यवाणी किया करते थे, अब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। इस प्रयास से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए ग्रामीण तैयारियों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही ग्राम पंचायतों को तापमान, वर्षा, हवा की गति और बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जानकारियां भी मिलेंगी, जिससे किसानों को बुआई, सिंचाई और कटाई की गतिविधियों की योजना बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चक्रवात और भारी वर्षा जैसी मौसम की घटनाओं के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को SMS अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे जीवन, फसल और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्य के पंचायती राज अधिकारी शामिल हुए। अभी तक जिला और ब्लॉक लेवल तक ही मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी दी जाती थी, लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब इसे ग्राम पंचायत स्तर तक बढ़ा दिया है। इस विशेष सुविधा से न सिर्फ किसानों को अपनी फसलों को उत्पादन करने में आसानी होगी, बल्कि प्राकृतिक आपदा के समय भी किसानों की जान माल की सुरक्षा हो सकेगी। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे की सबसे शानदार ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स अपनी लग्जरी सुविधाओं, रॉयल ट्रीटमेंट और बेजोड़ आतिथ्य के साथ
एक बार फिर यात्रियों का मन मोहने के लिए तैयार है। इस शानदार ट्रेन के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज के संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज। आइए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। पारंपरिक भारतीय संगीत के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक मानी जाने वाली पैलेस ऑन व्हील्स मेहमानों के लिए तैयार है। इस खास यात्रा से जुड़े यात्रियों के सपने सच होने के करीब हैं। Oh, very excited. I can't wait to get going and to get on the Palace on Wheels. I love train travel and I am so looking forward to this trip. आज आकर इतनी खुशी हुई है, नाम तो बहुत सुना था और आज देखने को मिलेगा। आधुनिक सुविधाएं, बेजोड़ आतिथ्य और अनोखे अनुभव का दूसरा नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ये ट्रेन वास्तव में उन सभी मापदंडों पर खरी उतरती है जिसका ये वादा करती है। भारत की ये पहली लग्जरी हेरिटेज ट्रेन 1982 में लॉन्च की गई थी। ये एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जिसकी बयानगी केवल शब्दों में कर पाना कठिन है। This is amazing. It is my first experience and I really wanted to come and visit this and see how it feels and I'm definitely coming back with my children. पैलेस ऑन व्हील्स नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से पर्यटन सीजन की अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ी है। पैलेस ऑन व्हील 42 साल से चल रही है और राजस्थान का क्या इंडिया का प्राइड है। ये सर्विस और इंटीरियर की वजह से हमको इस साल पैलेस ऑन व्हील को कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर जो मैगजीन है उसने नंबर 1 का स्थान पूरी दुनिया में दिया है। उस वजह से हमको अब की बार क्वारीज भी आ जा रही हैं और टूरिस्ट भी बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स की ये यात्रा किसी राजसी अनुभव से कम नहीं है। ये ट्रेन तैयार है अपनी बेहतरीन सुख सुविधाओं और परंपरा के असाधारण मिश्रण से यात्रियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए। सिद्धार्थ भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र अपना 79वां स्थापना दिवस मना रहा है। आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इस वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों में मौजूद समस्याओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुराष्ट्रीय संगठनों में भी अभी सुधार की जरूरत है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र अपना 79वां स्थापना दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक दस्तावेज पर भारत और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित इसके अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं के समर्थन के बाद इस दिन संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया है। इस सेशन का लक्ष्य है कि कोई भी पीछे ना छूटे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुराष्ट्रीय संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुआ है। इसका उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी आयामों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। साथ ही भारत के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का अपने विकास के लिए सदुपयोग करे। शांति, मानवाधिकारों की रक्षा के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के प्रारंभिक लक्ष्यों के बाद संयुक्त राष्ट्र अब जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों की चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के बीच संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत भी कई वर्षों से यूएनएससी में सुधारों की मांग की आवाज बुलंद करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकांश राज्यों में अभी प्रारंभिक मतदान चल रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां प्रारंभिक मतदान या तो हो चुका है या वो राज्य इसकी अनुमति ही नहीं देते हैं, और इसीलिए 5 नवंबर को जब मतदान का दिन आएगा तब लाखों मतदाता पहले ही डाक से या व्यक्तिगत रूप से अपने मतपत्र डाल चुके होंगे। आइए आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज के संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट, जिन्होंने टेक्सास के ट्रेविस काउंटी में मतदाताओं से मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 5 को है। चुनाव वाले दिन को अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, पर करीब 20 मिलियन अमेरिकन्स ने अब तक अपनी वोट डाल दी है।
ये वोट अर्ली वोटिंग सिस्टम के थ्रू होती है या डाक से, जिसे मेल इन बैलेट्स कहते हैं। अगर जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की माने तो वो ये आशा कर रहे हैं कि 70% जॉर्जियंस अपनी वोट ऑलरेडी इलेक्शन दिन से पहले डाल देंगे। अमेरिका में प्रारंभिक मतदान का चलन रहा है। ये प्रणाली मतदाताओं की सुविधा के लिए तैयार की गई है, जिससे यदि वे अपने काउंटी से बाहर यात्रा कर रहे हों या चुनाव के दिन किसी कारण से उपलब्ध ना हो तो अपना वोट पहले डाल दें या डाक मतपत्र द्वारा भेज सकें। प्रारंभिक मतदान चुनाव के दिन से पहले मत डालने की सुविधा देता है और मैं इसीलिए इसमें शामिल होता हूं ताकि मैं मतदान के दिन कहीं मत डालना भूल ना जाऊं। मैं बस भीड़ से बचने और बाकी सभी लोगों से पहले मत डालने के लिए प्रारंभिक मतदान का इस्तेमाल करती हूं। इस इलेक्शन में एक बात अलग है, जिस तरह की कैंपेन चली, जिस तरह के एक दूसरे पे इल्जामात लग रहे हैं, लोगों में एक एंग्जाइटी भी है। मेरे साथ एक ऐसी वोटर हैं जिन्होंने अभी वोट किया है, ये इंडियन अमेरिकन हैं। हम सुनते हैं दोनों कैंडिडेट्स जो कहना चाहते हैं अपनी बात, और इतनी एंग्जाइटी बिल्डअप हो गई है कि जिस दिन अर्ली वोटिंग का मौका मिला तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाके जल्दी से अपना वोट डाल के आ जाएं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच तनातनी का माहौल है। इसके कारण कुछ मतदाता प्रारंभिक मतदान भी कर रहे हैं और बहुतों को डर है कि प्रारंभिक मतदान से उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ संभव है। इसलिए कुछ मतदाता प्रारंभिक मतदान से कतरा भी रहे हैं। मैंने प्रारंभिक मतदान का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे डर था कि क्या पता चुनाव के दिन मैं वोट ही ना डाल पाऊं। मुझे थोड़ा दुख है कि मेरे राज्य में प्रारंभिक मतदान नहीं होगा, इसलिए मैं इस साल चुनाव के दिन ही मतदान करूंगी। प्रारंभिक मतदान के शुरुआती आंकड़ों में रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। यह डेमोक्रेट्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि 2020 में मेल इन वोट ने जो बाइडेन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सीधा मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी मतदाताओं को प्रारंभिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट अर्ली वोटिंग में ट्रेंड्स ढूंढ रहे हैं कि कौन ज्यादा वोट कर रहा है, पर अभी इस इलेक्शन को ये कहना अर्ली वोटिंग पर बेस करके कि इधर जा रही है या उधर जा रही है, जल्दबाजी होगी। नवंबर 5 को डिसाइड होगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, पर अर्ली वोटिंग कन्वीनियंस का एक जरिया है जो इन्होंने अपने वोटर्स के लिए बनाया है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, ऑस्टिन, टेक्सास। और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब बांग्लादेश की, जहां राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा विवाद राष्ट्रपति के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत नहीं होने का दावा किया है। इसके बाद से बांग्लादेश भड़का हुआ है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग भी होने लगी है। हालांकि सरकार अब इसे राजनीतिक मुद्दा भी बता रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें बड़ी साजिश भी नजर आती है। तो आखिर क्यों विपक्ष घबराया हुआ है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से जुड़ा विवाद बांग्लादेश को एक बार फिर उसी राह पर धकेलता नजर आ रहा है जहां कई महीने पहले वो खड़ा था। इस विवाद ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शन, अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे दिया है। राजनीतिक आशंका और अस्थिरता की ताज़ा स्थिति राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के उस बयान के बाद बनी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत होने से इनकार कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफा लेने की कोशिश की थी, शायद उसके लिए उनके पास समय नहीं था। उनके बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में फिर भूचाल आ गया। आंदोलनकारी फिर सड़कों पर उतर आए और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। गुरुवार तक उन्हें पद से हटाए जाने का अल्टीमेटम दे दिया। राष्ट्रपति के बयान के बाद तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्षी दलों के साथ साथ राजनीतिक पंडितों को भी चौकन्ना कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल समेत कई जानकारों को पूरे मामले में साजिश नजर आती है। उनका मानना है कि पहले शेख हसीना के इस्तीफे पर सवाल, फिर राष्ट्रपति के त्यागपत्र की मांग के साथ बंग भवन का घेराव किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। कुछ लोग राष्ट्रपति की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के इस्तीफे का ऐलान सेना की प्रेस वार्ता में किया गया था।
सत्ता परिवर्तन के बाद संविधान का निलंबन भी नहीं हुआ और राष्ट्रपति ने ही अंतरिम सरकार को शपथ दिलाई, तो उस वक्त उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे के दस्तावेजी सबूत का जिक्र क्यों नहीं किया। मुख्य विपक्षी दल बीएनपी को चिंता है कि अंतरिम सरकार अनिश्चित स्थिति और संवैधानिक संकट से उपजे शून्य का कोई तीसरा पक्ष लाभ उठा सकता है। अब सवाल यह है कि त्यागपत्र के दस्तावेजी सबूत न होने की स्थिति में बांग्लादेश में राजनीतिक हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करती है या सेना। खैर, इतिहास का पलड़ा सेना की तरफ भारी है। तो ये तो रही बात बांग्लादेश की, और इसके बाद अब बात करते हैं कनाडा की, जहां प्रधानमंत्री ट्रूडो को पद से हटाने के लिए अब उन्हीं के सांसद गोलबंद हो गए हैं और ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक पद छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। लिबरल पार्टी के सांसदों का दावा है कि अगर ट्रूडो के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा गया तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गिरती साख और अल्पमत सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को पुचकारने की हिमाकत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए भारी पड़ती जा रही है। पहले भारत ने उनके बेबुनियाद दावों को दुनिया के सामने बेनकाब किया, अब उनकी ही पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने का 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। पार्टी के नाराज सांसदों ने साफ कर दिया है कि या तो वो पद छोड़ दें या फिर बगावत का सामना करें। इन सांसदों का आरोप है कि अगर ट्रूडो के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो वे पार्टी की लुटिया डुबो देंगे। 383 सदस्यीय संसद में लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं। इनमें से करीब 2 दर्जन सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। इन सांसदों का मानना है कि पार्टी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब ट्रूडो को हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है, जिससे लिबरल पार्टी अक्टूबर 2025 से पहले होने वाले आम चुनाव को लेकर बेहद डरी हुई है। डर इसलिए भी है कि ट्रूडो की रेटिंग न केवल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी को लोकप्रियता में लिबरल पार्टी पर 19 अंकों की बढ़त हासिल हो चुकी है। पार्टी में बगावती सुर के बाद ट्रूडो ने सांसदों के साथ बैठक भी शुरू कर दी है, लेकिन ट्रूडो की नीतियों के कारण पार्टी की छवि को पहुंची क्षति के सबब सांसदों में पैदा हुआ रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई सदस्यों का कहना है कि जो बाइडेन की तरह ट्रूडो को भी आगामी चुनाव से पहले पार्टी का नेतृत्व किसी और को सौंप देना चाहिए। हाल ही में खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद से जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में चल रही है। अपने गिरते जनाधार को बचाने के लिए कनाडा के सिख समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए ट्रूडो ने बाकायदा खालिस्तान के एजेंडे को ही गले लगा लिया। अब आतंक के समर्थन की इस राजनीति ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब जर्मनी की, जहां जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की भारत यात्रा से पहले जर्मनी में कराए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे दिखाते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी से निवेश के लिए भारत को एक मजबूत विकास इंजन के रूप में देखा जा रहा है। AHK वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक के तहत एशिया प्रशांत और ग्रेटर चीन क्षेत्र में लगभग 820 सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे से पता चला है कि भारत में कारोबार करने वाले 51% जर्मन कंपनियां आने वाले साल में अपना निवेश बढ़ाने का इरादा रखती हैं। इस सर्वे में कहा गया कि चीन में 28% कंपनियों ने आने वाले वर्ष के लिए अपने निवेश के इरादे कम कर दिए हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला जारी है। IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंगी नेटवर्क को तबाह करने का बड़ा दावा किया है। उधर हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में 120 से अधिक रॉकेट दागे। IDF ने गजा में एक स्कूल में स्थित हमास के कमांड सेंटर पर हमला करने का दावा किया है। 20 से 30 सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे से पता चला है कि भारत में कारोबार करने वाले 51% जर्मन कंपनियों ने आने वाले वर्ष के लिए अपने निवेश के इरादे कम कर दिए हैं। इजरायल में गजा में एक स्कूल में स्थित हमास के कमांड सेंटर पर हमला करने का दावा किया है।
युद्ध विराम के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के नेताओं से मुलाकात की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने तुरंत संघर्ष विराम का आह्वान किया है। वहीं फ्रांस ने इजरायली हमले के बाद विस्थापित हुए लेबनान के लोगों की मदद के लिए 10 करोड़ यूरो की सहायता पैकेज की घोषणा की है। बुधवार को अंकारा में हुए आतंकी हमले के बाद तुर्की ने सीरिया और इराक में कुर्दों के ठिकानों पर बड़ा हमला बोला। उत्तरी इराक में 29 और उत्तरी सीरिया में 18 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में 59 लोगों के मारे जाने की खबर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार और अपनी स्थायी सीट की मांग फिर दोहराई है। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ज्यादा न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थानों में सुधार की जरूरत है। ये सुधार तत्काल किए जाने चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप को फांसीवादी बताया। कमला हैरिस के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस सिर्फ बयानबाजी करती हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तूफान ट्रॉमी ने फिलीपींस में तबाही मचा दी है। तूफान की वजह से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 1.5 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तूफान ट्रॉमी की वजह से मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया में शांति बहाल करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित ब्रिक्स नेताओं से कहा कि दुनिया को गाजा, लेबनान, यूक्रेन और सूडान में शांति बहाल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को जेल से रिहाई मिल गई है। तोशा खान भ्रष्टाचार मामले में 9 महीने जेल में रहने के बाद अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बुशरा बीबी जेल से बाहर आ गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।